तो बच्चे लोग अपन चालू कर रहे हैं क्या नया टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, लिखिए थर्मल एक्सपेंशन। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बेसिकली, चाहे बच्चों सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, आप क्या करते हैं, अगर उनके मॉलिक्यूल्स को आप हीट एनर्जी देते हैं, आप उनके मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, बेसिकली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या लेंगे, अब ज्यादा स्पेस लेंगे, जो पहले जो स्पेस में वो मूव कर रहे थे अब उससे ज्यादा स्पेस में मूव करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अगर सॉलिड भी है तो भले वो अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वो लिक्विड है तो जैसे वो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है अराउंड द लिक्विड यानी अराउंड द स्पेस, तो वो क्या करेगा, अब ज्यादा जगह मूव करेगा। तो एवरेज डिस्टेंस हर दो एटम के बीच में क्या हो जाती है, चेंज। आ रही बात समझे। तो इसी कारण से क्या होता है, चीजें थर्मली एक्सपैंड हो जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और चीजें क्या होंगी, थर्मली एक्सपैंड। क्लियर। दूसरी चीज, अगर आप एक ग्राफ देखें, ठीक, ये ग्राफ है इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ठीक, अब ये जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, वैसे ऊपर नहीं जाता है, मैं ऊपर ले गया हूं, ऊपर मत ले जाना, ऐसा। ठीक, ये जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, यू मिनिमम। ये वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू। आपको पता है जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में। अब सपोज ये एक पर्टिकुलर किसके लिए, ये एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए, चाहे वो सॉलिड हो या जो भी हो, ये ऐसा ग्राफ बनाओ। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे अगर टेम्परेचर है तो यू मिनिमम नहीं होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सपोज यहां पे ये है काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक, तो अभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितना है, इतना। ये पहले वाले की पोजीशन, ये दूसरे वाले, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B। अब अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ये A वाला पॉइंट चले गया A डैश और B वाला पॉइंट चले गया B डैश। तो देखो पहले सेपरेशन, अभी सेपरेशन कितना है R डैश, पहले सेपरेशन कितना था R, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एवरेज जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये रीजन है क्या का, थर्मल एक्सपेंशन का, है ना। तो कभी भी आप क्या करेंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और उनका टेम्परेचर यानी बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑन एवरेज उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट लिखो। अब थर्मल एक्सपेंशन का अपन जैसे एप्लीकेशन देखते ही हैं इधर उधर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप क्या करे हो, एक रेल रोड बिछाए हो, क्या करे हो, रेल रोड बिछाए हो, और ये जो आई सेक्शन, आई बीम रहती है ना साइड में, वो लंबी लंबी डाल दी हो बिना गैप के। ठीक, तो जिस टेम्परेचर पे ये बन के डली है वो ऐसे रहेगी। अब सपोज गर्मी का सीजन आया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आगे पीछे जगह ही नहीं इंक्रीज होने की, तो ये क्या होगा, बल्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, स्पेसिंग। ठीक, स्पेसिंग देते हैं। स्पेसिंग इसलिए देते हैं कि सब ठंड के सीजन में तो ऐसा रहेगा, और गर्मी का जब सीजन आएगा तो क्या होगा, ये इस स्पेस में आगे दोनों एक्सपेंड हो जाएंगे। अरे बात सुन, तो इससे क्या होगा, रेल रोड का बेंडिंग नहीं होगा।
रेल रोड का बेंडिंग नहीं होगा। क्लियर है? तो कोई भी चीज अपन डिजाइन करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा सेक्शन बनाना है मेटल का, क्योंकि मेटल का थर्मल कोफिशिएंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, मेटल का जब भी सेक्शन बनाते हैं तो पार्ट्स में बनाते हैं, उनके बीच में क्या रखते हैं, थोड़ा सा गैप। वो गैप किसके लिए रहता है? ताकि जब थर्मल एक्सपेंशन हो टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर कम होने से, जब कंप्रेशन हो, तो वो थोड़ा सा मैच कर ले, थोड़ा सा कंपनसेशन देके चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चीज है ना, अगला चीज लिखिए नोट करके। अब अगर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो कौन सी चीज क्या होगी, ऐसा यानी अपन को सपोज एक टी टेम्परेचर में ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर शेप साइज में रखा हुआ है और अपने को देखना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है। तो ऐसा देखो, सपोज ये एक सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। ठीक, ये इसका डायमेंशन है, ये ऐसा है। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे है। आपने क्या किया, टेम्परेचर कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। तो चीजें क्या होंगी, ये क्या होगा, एक्सपेंड। तो ये बात ध्यान देना बच्चों, अगर जब एक्सपेंशन कर रहे हो तो जैसे हम लोग कोई चीज को मोबाइल में सेलेक्ट करके पिंच करके जूम करते हैं ना, फोटोग्राफिक जूम क्या करते हैं, पिंच करके जूम करते हैं, तो हर चीज एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी अगर गैप होगा तो वो भी बढ़ जाएगा, अगर ई है तो वो भी, यानी वो जैसे अगर डिस्टेंस है तो लेंथ है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जैसे इसको पिंच करके अभी क्या कर दिया, अभी ये तो नहीं होगा मान के चलो, लेकिन रोबोटिक काम से होगा। हाँ ये जैसे, अरे ये तो सब मुंह को है, जैसे ये है, जूम कर दी। क्लियर बात? टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, जूम। तो देखो पहले ए बी सी डी के बीच की जो डिस्टेंस थी, अब सब क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे ही टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, छोटा। आ रही बात समझ में? तो पिंच करके जूम करते हैं ना, तो वैसा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, तो अब टेम्परेचर बढ़ाए तो ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा, ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ए और डी के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसके बीच सब पॉइंट्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? थर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है, पिंच करके जूम कर दिए जैसे। ठीक, एक और चीज आप देख सकते हैं, सपोज अपने पास एक प्लेट है, बीच से हॉलो है, यानी ये पार्ट भरा हुआ है और बीच से क्या है, हॉलो। अब बताओ, जब अपन इसको जूम करेंगे थर्मली एक्सपैंड करेंगे, टेम्परेचर टी पे, अपन को क्या पे देखना है, टी प्लस डेल्टा टी। तो जब अपन टी प्लस डेल्टा टी पे इसको देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जहां पर मेटल है वही पार्ट एक्सपैंड होगा। तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये भी दूर जाएगा और ये भी क्या होगा, दूर जाएगा, तो क्या होगा, ये जो हॉलो पार्ट है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हॉलो पार्ट कम नहीं होगा, दोनों बढ़ेगा। ये जो इनर रेडियस है वो भी बढ़ेगा, आउटर रेडियस है वो भी बढ़ेगा। ठीक भाई, इसको पिंच करके अगर जूम कर दोगे, अभी सपोज दो के बीच की डिस्टेंस इतनी है, देख रहे हो ना, इतनी है। अगर आप क्या करोगे, इसको पिंच करके जूम कर दो, ये तो क्या हो गया, ये दोनों जो पॉइंट थे वो एक दूसरे से दूर चले गए कि नहीं चले गए? तो ऐसा नहीं होता कि गैप्स में बढ़ जाता है, थर्मली एक्सपेंड हो जाता है चीज, वो गैप भी बढ़ जाएगा। हर दो पॉइंट, जो भी पॉइंट आप बॉडी में लो, वो दो पॉइंट एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर, है कि नहीं? जब थर्मली एक्सपैंड होती है चीजें तो कहां जाती हैं, हर दो चीजें, हर दो पॉइंट, जो भी आप पॉइंट लोगे ऑब्जेक्ट में, वो एक दूसरे से क्या जाएगा, दूर। क्लियर है? जैसे जैसे देखते हैं, सपोज तुम बताना हर्षित, ये दो के बीच पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, देखो ये सपोज ऐसा एक रिंग बनाया हमने, क्या बनाया, एक रिंग। तो सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सपोज इस रिंग का रेडियस क्या है, आर। ठीक, अब बताओ रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, थर्मली एक्सपेंड करने से बढ़ेगा। और ए और बी के बीच का गैप कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ए और बी के बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। भाई इसको पिंच करके अपन क्या करेंगे, जूम कर देंगे। तो देखो ए और बी के बीच का गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब फिर एक हाथ आ रहा है इसके बीच में, और पहले कितना आ रहा था, पहले एक हाथ से छोटा है। आ रही बात समझ में? तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, किसमें, थर्मल एक्सपेंशन में। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा एनलार्ज होगा। ओके, लिख लीजिए।
ठीक, तो ये लिखा है बच्चों बी, अबे क्या हो गया, ये लिखा है बी, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, ये लेंथ भी बढ़ जाएगा और ये दोनों भी बढ़ जाएगा, पिंच करके जूम कर दी, थर्मली एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो एक पॉइंट, ये क्या हो गया, तो लिख लो एक पॉइंट, ऑन थर्मल एक्सपेंशन object expand in a way, object expand in a way you pinch zoom an photographic image। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? आप पिंच करके जूम करोगे फोटोग्राफिक इमेज, वैसे ही क्या हो जाता है, चीज एक्सपेंड हो जाता है। ओके, अगली चीज पढ़े, देखो अब अपन को देखो, सपोज हर डायमेंशन एक्सपेंड हो रहा है, हम लोग मान लिए लेंथ भी बढ़ रहा है, विड्थ भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को 3 हिस्सों में पढ़ सकते हैं कि खाली अगर एक लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसका खाली लेंथ वाला डायमेंशन बढ़ेगा, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर एरिया वाला है तो उसका लेंथ और विड्थ तो दोनों बढ़ेगा, दोनों लीनियरली बढ़ेंगे, तो ओवरऑल एरिया भी बढ़ेगा। और अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज बढ़ेगा। तो तीनों चीज बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या है, थर्मल एक्सपेंशन को वॉल्यूमेट्रिक रूप से भी देख सकते हैं, एरियल रूप से भी देख सकते हैं और लीनियर रूप से भी देख सकते हैं। तो एक एक करके अपन को पढ़ते जाना है, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लीनियर। तो लिखो लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन बाकी दोनों का बेस है, यानी बाकी दोनों के फॉर्मूले लीनियर एक्सपेंशन से ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए लीनियर एक्सपेंशन। देखिए बच्चों क्या है लीनियर एक्सपेंशन। सपोज ऐसा सोचो, आपके पास एक एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, कितने लेंथ का, एल, L0 मान लो ओरिजिनल। ठीक है, अब ये टेम्परेचर T पे रखा हुआ है, इनिशियली कितने टेम्परेचर पे, T पे रखा हुआ है। आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा, पिंच करके जूम हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका लेंथ हो गया L0 जो ओरिजिनल था, उसमें प्लस हो गया डेल्टा एल। जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, T से बढ़ा के T प्लस डेल्टा T कर दिया फाइनली। ये समझ में आया? ये क्या हो गया, थर्मली एक्सपेंड हो गया। L0 लेंथ का था, L0 प्लस डेल्टा एल का हो गया। तो ये लेंथ कितना बढ़ा, ये डिपेंड करता है बच्चों 3 चीजों पे। कितने चीजों पे, 3। पहला तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी के ऑर्डर में लेंथ भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला चीज। दूसरा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ के भी। खाली बात समझ में, ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब इसका, सपोज इसको समझाने के लिए ऐसे बोलता हूं, ये आगे बढ़ता हूं फिर पीछे आऊंगा। देखो सपोज आपका एक रॉड था, एक टी टेम्परेचर में 1 2 3 4 5, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा मानो, पांचों के बीच का डिस्टेंस सेम है कि नहीं। ठीक, तो ये ओरिजिनल लेंथ था, ये क्या है, L0। अब आपके पास एक और रॉड है, आपके पास क्या सेम एक और रॉड है, उसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका लेंथ है L1। अब ये रॉड और ये रॉड दोनों किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, दोनों किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे। अब आप देखो ये रॉड छोटा है, ये रॉड लंबा है, लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग सेम है, सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है, अभी सेम है।
अब मैं क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ाया। तो सपोज पहला मॉलिक्यूल्स यहीं रखते हैं और स्पेसिंग को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, स्पेसिंग को क्या कर देते हैं, दोनों के बीच की डबल कर देते हैं सपोज। तो ये मॉलिक्यूल ये वाला एक्सपैंड हो गया, ये दोनों के बीच में गैप अब ये हो गया, तो दूसरा वाले के यहां आ जाएगा, तो क्या हो गया, 1 2, फिर इसका डबल 3 और इसका डबल 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो अब ये क्या बन गया बच्चों, L0 प्लस डेल्टा L0, जो L0 वाले रॉड के लेंथ में इंक्रीज इन लेंथ आया। अब ये देखते हैं भाई, टेम्परेचर आप T प्लस डेल्टा टी किए हो तो इसके बीच भी स्पेसिंग अब डबल हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लिया था ना, 1 2 3 4 5 6, आ रही बात समझ में। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इतनी हो गई, L1 प्लस डेल्टा L1। अब आप देखो इसमें इंक्रीज कितना आया, इतना, इसमें इंक्रीज कितना आया, इतना। भाई ये डेल्टा L1 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, देखने से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, डेल्टा L1 क्या है, बढ़ा, डेल्टा L1 ग्रेटर देन डेल्टा L0। तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज किए, सेम मटेरियल थे, सेम टेम्परेचर इंक्रीज किए, सेम मटेरियल थे, फिर भी इसका लेंथ छोटा था तो इसमें एक्सपेंशन क्या हुआ, कम, इसका लेंथ ज्यादा था तो इसमें एक्सपेंशन क्या हुआ, ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो जो आपका डेल्टा टी है, जो सॉरी डेल्टा एल है, वो ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, यानी टी टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था उस पर लेंथ कितनी थी। आ रही बात समझ में। तो किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पे भी, और दूसरा किस पे, टेम्परेचर डिफरेंस में। क्लियर। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल साइन को मिटा एक साथ कर लिए तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, ये होगा। क्लियर बात। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, तो वो होगा अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया इंक्रीज इन लेंथ का। क्या का फॉर्मूला बन गया, इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने से एल लेंथ का, जो ओरिजिनली टी इनिशियल टेम्परेचर पे लेंथ कितनी थी, एल, तो कितना हो जाता है, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। और ये अल्फा क्या है, इस अल्फा को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियर है ना लेंथ के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, समझ में आया, नोट कर लो इसको। ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। अब ये जो अल्फा है बच्चों, उसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। पहला तो अल्फा है क्या, ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट या थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलने से भी वही है अल्फा। फिर ये जो अल्फा है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसे अलग अलग मेटल्स हैं या अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग लिक्विड्स हैं, तो सबके लिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तीसरा चीज, इसका यूनिट क्या होगा, देखो एल वाले से तो एल वाले का यूनिट कट जाएगा, ये डेल्टा टी कहां चले जाएगा, नीचे, तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ले लो या केल्विन इनवर्स ले लो, है ना। और अगर कोई डायमेंशन पूछा तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए के यूज करते हैं, तो क्या होगा, K-1। ठीक, क्लियर है, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। तो ये चीज लिख लीजिए, ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। है ना। तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि अगर आप पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर करोगे, अगर आप एक रॉड ले लिए किसका, यूनिट लेंथ का, क्या ले लिए, यूनिट लेंथ का, तो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर कितना एलोंगेशन होगा।
यानी अगर 1 मीटर का आप कोई भी रॉड ले लिए, अब उसका आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाए या 1 केल्विन चेंज किए, तो उसके लेंथ में जितना चेंज आएगा पर डिग्री, तो उसी को क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जैसे सॉलिड्स है उसके लिए छोटी होती है बच्चों, 10⁻⁴, 10⁻⁵ ऐसी होती है। ऐसा नहीं कि भाई 1 डिग्री बढ़ाए तो एकदम 1 मीटर से 5 मीटर हो गया, ऐसी टाइप की नहीं होती, हल्का से नेग्लिजिबल, दिखता भी नहीं है, तो बहुत छोटा वैल्यू होता है। अल्फा जनरली क्या होता है, स्मॉल। ओके, ठीक। तो अल्फा का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे आप ये बोल सकते हो, नोट करके लिखो, अल्फा गिव्स यू एन आइडिया of how sensitive a metal या लिख लो a material is to temperature change, material is to temperature change। ठीक, how material is sensitive to temperature change। अगर सपोज अल्फा ज्यादा है तो 1 डिग्री चेंज होने में उसका लेंथ क्या होगा, ज्यादा चेंज हो जाएगा। अल्फा अगर छोटा है तो वो कम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अगर ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर अल्फा कम है तो क्या बोलेंगे, लेस सेंसिटिव है। ठीक, अब आप बताइए, सपोज आप घड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, घड़ी। घड़ी सिंपल पेंडुलम पे काम करता है, वैसे सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी बना रहे हैं। ठीक, अब घड़ी बना रहे हैं तो ठंड के समय कुछ टाइम दिखा रही है, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। अब एल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे घड़ी बनी है, अब टेम्परेचर उससे कम हो गया या बढ़ गया तो एल चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम चेंज। तो घड़ी फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो हम चाहते हैं ना कि टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, तो टेम्परेचर को किस मटेरियल से बनाना चाहिए, जिसका अल्फा छोटा हो कि अल्फा बड़ा हो, है ना, अल्फा एकदम नेग्लिजिबल हो, ऐसा बनाना चाहिए कि टेम्परेचर कम होने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी फर्क नहीं हो, 10-15 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एक सब्सटेंस होता है बच्चों, एक एलॉय है जिसका नाम है क्या, इनवार। क्या है बच्चों, इनवार। इसका अल्फा जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके घड़ियां और ये सब चीजें बनाते हैं, जहां पर हम लोग को टेम्परेचर चेंज के साथ लेंथ चेंज ना करना है, तो वहां हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनवार की घड़ी जो बनेगी वो एक्यूरेट टाइम बताएगी। क्लियर है बात। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जिन्होंने बनाया था ना एलॉय की खोज की थी, उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज, और नाम मैं भूल चुका हूं। ठीक है, देख लेना गूगल में। बढ़े आगे, अगला। चलो बच्चों, अब लिखो, इसी चीज को अब पढ़ते हैं, लिखो, चेंज इन टाइम पीरियड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। किसका, सिंपल पेंडुलम का ना। सपोज बच्चों आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम तो अपन जानते ही हैं, बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, एक लेंथ होता है, एल लेंथ का क्या होता है, थ्रेड होता है, जिसके नीचे क्या लगा रहता है, एम मास का बॉब, है ना। तो ये एम मास का बॉब है और इसकी लेंथ क्या है, एल। ठीक है, और ये अंडर ग्रेविटी है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम लोग इसकी टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, 2π√L/g। ठीक, अब टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल करें तो टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, छोटा टी। ये काम करते हैं, टाइम पीरियड को ही छोटा टी ले लेते हैं, टेम्परेचर को बड़ा टी लेंगे अपन, क्योंकि किसका एरिया चल रहा है, चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन का, टेम्परेचर का चल रहा है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, तो टी को बड़ा मानते हैं। ठीक है, ये टी क्या है, स्मॉल टी, टाइम पीरियड। ओके, समझ में। अब सपोज ये जो है एट पर्टिकुलर क्या है टाइम, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉरी, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, टी, है ना। अब मैं क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। क्या कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी। तो क्या हुआ, ये जो रॉड जिससे कनेक्टेड था, मासलेस रॉड, ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। ये मासलेस रॉड क्या हो गया, एक्सपैंड। अभी अगर रॉड एक्सपैंड हो गया तो अब एक नया टाइम पीरियड आएगा, टी डैश, वो क्या होगा, 2π√L' बाय जी होगा, लेंथ चेंज हो गई।
तो देखो मैं टी डैश को ऐसे लिखता हूं, टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट, जी को तो ऐसे ही छोड़ दूं। अब ये एल डैश क्या होगा, नया लेंथ, और नया लेंथ क्या होगा, पुराना लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, और पुराना लेंथ एल है और चेंज इन लेंथ कितने का हो रहा है, अल्फा एल डेल्टा टी हो रहा है। डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहां से एल कॉमन आया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बचा कि नहीं बचा, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, नए लेंथ की। नए लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, एल प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसको मैं यहां पर क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अब देखो इसको मैं ये वाले टर्म को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखो या यहीं नीचे लिख देता हूं, देखो तो टी डैश बराबर आएगा 2 पाई, एल कॉमन आ गया तो अंडर रूट एल बाई जी अलग लिख सकता हूं, और इधर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिनल टाइम पीरियड टी, तो वो लिख लेते हैं। अब नया पेज इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, घबराइए मत। तो क्या लिखते हैं, टी डैश बराबर टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर 1/2, ये आ गया। अब जनरली क्या होता है, अल्फा की वैल्यू में बताया बहुत छोटी होती है, 2 इंटू 10 का पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसी टाइप की, 10 का पावर -5, 10 का पावर -6 ऐसा रहती है, बहुत छोटी रहती है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी। तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 से बहुत छोटी आएगी, कि एकदम 1000-2000 डिग्री का चेंज थोड़ी करो, 20-25-30 डिग्री का चेंज हो रहा है जनरली। तो ये वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होगी, तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। तो टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, टी 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। अब ये टी मल्टीप्लाई कर दो तो टी डैश बराबर क्या आएगा, टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी बने टेम्परेचर और डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी। ये इधर आएगा तो क्या होगा, टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई, ये टी को भी नीचे ले लो, टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला, ठीक, ये है फॉर्मूला, पक्का। देखो अब अगर परसेंटेज चेंज पूछेगा तो इंटू 100 कर देना दोनों तरफ, ये तो चेंज है, रिलेटिव चेंज, चेंज इन टाइम पीरियड, नया माइनस पुराना डिवाइड बाय ओरिजिनल, तो ये रिलेटिव चेंज है, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। तो अगर आपको बस टाइम पीरियड में डिफरेंस दे देगा ना, टाइम पीरियड में डिफरेंस दे देगा तो बोलेगा भाई पूरे दिन में कितना डिफरेंस आएगा, तो आपको पूरे दिन में कितना समय होगा वो ले जाके उधर, कि भाई आप अपनी घड़ी से नाप रहे हो तो टी डैश समय आ रहा है, ओरिजिनल जो टी टेम्परेचर पे अगर नापते तो क्या आता, टी आता, तो टी डैश माइनस टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू ये टी। तो अब एक दिन में कितना स्लो होगा घड़ी बोलने से, ये एक दिन उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 दिन बोला तो 2 दिन, हफ्ता बोला तो हफ्ता, महीना बोला तो महीना, कि जितना टाइम अपन नाप रहे हैं असली घड़ी से उसके हिसाब से। ये समझ में आया? पक्का। अब टी डैश माइनस टी बराबर ये आ गया। अब आप ये देखिए कि सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर क्या किया है, बढ़ाया है, तो लेंथ बढ़ेगी पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे सोचो, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब, पहले सपोज ये सेकंड्स पेंडुलम था, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रहा था, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अब वो ऑसिलेशन 2 सेकंड से क्या लेगा, ज्यादा, टाइम पीरियड बढ़ गया तो 2 सेकंड से क्या लेगा, ज्यादा, 2 सेकंड से क्या लेगा, ज्यादा। तो हमारा घड़ी क्या हो गया, फास्ट हो गया कि और स्लो हो गया। अब पहले एक ऑसिलेशन में वो 2 सेकंड लेता था, अभी एक ऑसिलेशन में आ रही मैं समझ, 2.5 सेकंड ले रहा है, ऐसा बोलो 2.05 सेकंड ले रहा है, 2.03 सेकंड ले रहा है, यानी अब घड़ी क्या हो गई, स्लो, घड़ी क्या हो गई, स्लो। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्लॉक स्लोज डाउन, ठीक। अब घड़ी अगर स्लो हो गई है
तो ओरिजिनल टाइम, जैसे जो ओरिजिनल टेम्परेचर पे घड़ी है वो बता रही है कि 1 दिन हो गया, लेकिन इस घड़ी के हिसाब से 1 दिन नहीं हुआ, क्योंकि इसका हर टाइम पीरियड अभी क्या है, स्लो चल रहा है। आ रही बात समझ? तो ये 24 घंटा नापेगा, तब तक एक्चुअल में 25 घंटा हो गया रहेगा। समझ में आ रही बात? वैसे ही अगर टेम्परेचर हो गया बच्चों कम, तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम। टाइम पीरियड क्या हो गया, कम। तो पहले सपोज घड़ी 2 सेकंड में, सेकंड्स पेंडुलम 2 सेकंड में एक साइकिल कर रही थी, अभी 1.96 में कर ले रही, ठीक। तो अब जो जल्दी जल्दी कर ले रही है बोलेगी हो गया 1 दिन, मैं 1 दिन में इतने बार ऑसिलेट करती थी, इतने बार ऑसिलेट करी, 1 दिन हो गया, ऐसे बोली। लेकिन एक्चुअल में अभी 23 घंटे ही हुए हैं, 1 दिन हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्लॉक स्पीड्स अप, ठीक। आ रही बात समझ में? तो ये चीज याद रखना कि अगर हम लोग को क्या से पूछेगा, टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग को ऐसे बताना है। तो इसमें सब टर्म्स का मीनिंग पता रहना। अल्फा डेल्टा टी तो जानते हो, चेंज इन टेम्परेचर और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और टी डैश माइनस टी क्या हुआ, चेंज इन टाइम, यानी जो टाइम है, जो नापे टाइम हो उसमें, कि ये घड़ी नापी तो कितना समय नापी, माइनस जो ओरिजिनल अगर सही नापती तो कितना नापती, डिवाइडेड बाय सही नापती तो कितना नापती, वो ये रिलेटिव चेंज, हाफ अल्फा डेल्टा टी। याद रहेगा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाते, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिखो, नोट करवा देता हूँ इसी से, है ना। तो लिखो, अ सिंपल पेंडुलम, a simple pendulum gives correct time at, gives correct time at 20 degree centigrade. Its wire is made up of, is made up of metal जिसका अल्फा दे दिया है बच्चों 1.8 इंटू 10 का पावर -5 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट, है ना। फिर हाउ मच फास्टर clock is in one summer day where temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। where temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? पहले तो फास्टर होगी कि स्लोअर होगी, वैसे हाउ मच फास्टर बोले ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लॉक क्या होगी, स्लोअर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा घबराइए मत, उस क्वेश्चन से मत, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते। तो देखो, हमको क्या फॉर्मूला पता है, टी डैश माइनस टी बाय टी बराबर क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो समर डे में जब आप क्या कर रहे हो, समर डे में आप नोट कर रहे हो यानी टेम्परेचर तो 20 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो डेल्टा टी कितना 20 आ जाएगा, तो हाफ इंटू इसकी वैल्यू पता है 1.8 इंटू 10 का पावर -5 इंटू डेल्टा टी कितना है 20, 2 कितना जा 10 जा, तो ये कितना आ गया 1.8 इंटू 10 का पावर -4, जो भी सेकेंड्स नहीं, ये तो परसेंटेज चेंज, तो इतने का चेंज आया, टी डैश माइनस टी बाय टी, इसका यूनिट नहीं होगा ना कोई, ठीक। लेकिन आपको दिखाना है एक दिन में कितना फर्क पड़ रहा है, एक दिन में कितना सेकंड ये स्लो हो जा रहा है। तो टी डैश माइनस टी बराबर क्या होगा, 1.8 इंटू 10 का पावर -4 इंटू टी होगा। अब अपने को एक्चुअल में कितना समय नापना है, एक दिन, एक दिन में कितने सेकंड होता है 60 60 24 इंटू 60 इंटू 60 24 घंटे वाला। तो क्या होगा 1.8 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, समझे? हाँ 10 का पावर -4 भी, सॉरी 10 का पावर -4, ये इतना सेकंड आ जाएगा। फटाफट बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा, 60 3600,
तो 36 इंटू 24, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 7, 4 6 8, 864, उसके बाद क्या है 1.8, तो 18, 4 8, 8 4 32, 8 छक्के 48 और 3 51, 8 अट्ठे 64, 69, 4 6 8, 2 5 15, 8 7 15, 15 पॉइंट है ना, तो 15.55 सेकेंड आएगा, 15.55 सेकेंड। ठीक, एक पॉइंट को इधर दे दिए ना और फिर ये दोनों जीरो को काटे, 15.55 सेकेंड। मतलब ये नया टाइम नहीं है, ये क्या टाइम है, जितना चेंज आया है, मतलब कितना टाइम पीरियड बढ़ गया या टोटल मेजर करने में कितना फर्क आ रहा है, कि एक्चुअल में एक दिन नहीं हुआ है, एक दिन और 15 सेकंड हो चुका है, 15.5 सेकंड आ रही बात समझ में, एक दिन और 15.5 सेकंड हो चुका है। क्लियर है, समझ में आया बच्चों, बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो और बनाएंगे, अभी घबराइए मत आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट, अगला लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट इसमें जो पढ़ना है, मेजरिंग लेंथ विथ अ स्केल। लिखिए, मेजरिंग लेंथ विथ अ स्केल। अब अगर आप सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ नाप रहे हो, किससे, स्केल से, स्केल भी किसी मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल, ये जो जिसका नाप रहे हैं वो भी किसी मटेरियल का ही बना हुआ है, दोनों किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका भी लेंथ टेम्परेचर चेंज करने से बढ़ेगा, स्केल का भी लेंथ टेम्परेचर चेंज करने से बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में हमको लग रहा है ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन के कारण वो 1 सेंटीमीटर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हमको रीडिंग में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो इसमें दो केसेस लेते हैं और कैसे देखते हैं अपन, देखते हैं। तो देखो कैसा, सपोज पहले नेचुरल चीज नॉर्मल देखते हैं, जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे करेक्ट रीडिंग ले रहे हैं, तब जब स्केल बनाया गया उस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सपोज ये आपका स्केल 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना हुआ है, ये समझ में आ रही बात। और आपको नापना है क्या, L0 लेंथ नापना है। क्या नापना है बच्चों, L0 लेंथ नापना है, लिखिए। ठीक, अब सपोज आप जब भी लेंथ नापते हैं कोई सा चीज, जैसे सपोज मैं एक यूनिट डिफाइन किया, ये एक बित्ता, ये क्या हो गया, एक बित्ता यूनिट हो गया। तो अब सपोज एक लाइन बनी हुई, इसका लेंथ नापना है, मैं ऐसे नापूंगा ना, 1 2 3 और फिर पूरा 4 तो नहीं आया, कुछ उंगली ऐसे करके नापते ना, ये आया। क्लियर, अब आप खुद सोचिए, जैसे एक जो यूनिट है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, यूनिट्स के टाइम्स में ये कितना है वो दिख रहा हूं ना, कि ये एक सिंगल यूनिट हुआ, तो सिंगल यूनिट सपोज L डैश लिख रहा हूं, तो L डैश टाइम्स मैग्नीट्यूड ही क्या बताएगा आपका, जिसका मैं लेंथ नापना वो बताएगा कि नहीं बताएगा, है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है यही तो क्या होती है, ये रीडिंग होती है, यही मैग्नीट्यूड क्या होती है, रीडिंग। आ रही बात समझ में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो, रीडिंग बराबर L0, जिस चीज को नाप रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय L डैश, मतलब वो यूनिट 0 से 1 वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर है, क्या है, एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट, बित्ता है तो एक बित्ता, आ रही बात समझ में, एक सिंगल यूनिट। तो यहां नीचे क्या लिख देते हैं, एल, एल ही लिख देता हूं, ये याद रखना यूनिट है, क्या है, यूनिट लेंथ स्केल का, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्केल पे डिपेंड करेगा कि एक डिवीजन कितना यूनिट्स का है, एक डिवीजन की लेंथ है। आ रही बात समझ में। अब सपोज यहां से दो केसेस बनते हैं, क्या केसेस, दो केसेस। पहला, अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज आपका स्केल जो है वो थर्मली एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो थर्मली एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मतलब इसका अल्फा नेग्लिजिबल है, इसका कुछ अल्फा है, तो सिर्फ स्केल एक्सपेंड होगा, तो आपकी जो रीडिंग आएगी
रीडिंग, ऐसे लिखो रीडिंग इफ ओनली स्केल चेंजेस इट्स लेंथ। स्केल चेंजेस इट्स लेंथ, तो क्या होगा, रीडिंग बराबर, ये यूनिट का लेंथ चेंज हो जाएगा, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रीडिंग अब क्या आएगी, नई रीडिंग L0 बाय, इसको न्यू रीडिंग लिख लेना, L0 बाय L जो इसका ओरिजिनल लेंथ था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आई बात, यूनिट लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा जो स्केल का है, टेम्परेचर चेंज जितना की, ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। ये क्या हो गई, जब रीडिंग स्केल का सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है। दूसरा केस हो सकता है स्केल भी चेंज हो रहा है और वो भी चेंज हो रहा है, तब देखो क्या करेंगे। अब सेकंड केस क्या लिखो, इफ बोथ स्केल एंड वही जो भी रॉड है चेंजेस इट्स लेंथ, चेंजेस इट्स लेंथ, तो क्या होगा, रीडिंग बराबर L0 1 प्लस अल्फा जो रॉड का इंटू डेल्टा टी बाय स्केल का L1 प्लस अल्फा स्केल इंटू डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। क्योंकि अब जो नाप रहे हो वो भी चेंज हो गया, अब कितना टाइम्स वो डिवाइड करते हैं किसको, स्केल का एक यूनिट को, स्केल का एक यूनिट भी तो एक्सपेंड हो गया, तो दोनों में चेंज लगा के डिवाइड कर देंगे। ओके, कर लेंगे, और घबराने की बात नहीं है, अगर अल्फा बहुत छोटा रहा तो पावर 1 रख के बाइनोमियल लगा लेना। तो अगर इसमें जनरली ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा कि इसमें चेंज नहीं हो रहा इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको ऊपर ले जाना और पावर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस को बाहर लगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी लिख देना, तो वैसा भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पक्का। क्लियर बात। अच्छा बच्चों, ये दोनों टर्म कटेगा कब कब, जब अल्फा 0 और अल्फा आर सेम हो जाएगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक नोट करके लिख लो, इफ अल्फा एस बराबर अल्फा आर देन नो चेंज इन रीडिंग। आराम से, ठीक है, क्या लिखो, नो चेंज इन रीडिंग। ठीक, रीडिंग बढ़ेगी कब, ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, मतलब अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा आर ग्रेटर देन अल्फा एस, तो रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या होगा, रीडिंग बढ़ जाएगी। और अल्फा आर छोटा है अल्फा एस से, तो रीडिंग कम हो जाएगी। ये बात भी याद रखेंगे, इसे सवाल बनाएंगे आगे, है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट लिखिए थर्मल एक्सपेंशन, लिखिए बच्चों थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ये मैं आप लोग को वैसे जब रिवीजन उसका करा रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन का तो पढ़ाया हूं, फिर से एक बार डिराइव कर लेते हैं। तो आप जानते हैं सपोज अगर एक रॉड है जो कि कितने लेंथ का है, एल लेंथ का है, और दो रिजिड सपोर्ट के बीच में क्या है, फिक्स्ड, रिजिड सपोर्ट के बीच में क्या है, फिक्स्ड। आपने क्या किया, टेम्परेचर टी पे उसका लेंथ क्या था, एल, टेम्परेचर को इंक्रीज किया कितना, टी प्लस डेल्टा टी, तो जो नया लेंथ होगा वो क्या हो जाना चाहिए था, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब इसमें डेल्टा एल का क्या आना था, इंक्रीज आना था, डेल्टा एल का क्या आना था, इंक्रीज। लेकिन वो डेल्टा इंक्रीज का जो स्ट्रेन आना था वो स्ट्रेन आया नहीं। क्यों नहीं, वो चाहेगा तो एक्सपेंड होना, लेकिन एक्सपेंड हो नहीं पा रहा है, क्यों, उसको रिजिड सपोर्ट क्या करके रखें, रिस्टोर करके रखें, तो अंदर में एक स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, हमको पता है यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है बच्चों, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन।
पढ़ें? बहुत बढ़िया। हाँ, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, ये जानते हैं ना? लिख भी दूं क्या? लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, है ना? अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, या स्ट्रेस ही रहने दो उसको, तो स्ट्रेस ही है। फोर्स क्या होगा? जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, एक्सपैंड होने जो नहीं दे रहा है, रिजिड सपोर्ट जो रिएक्शन दे रहा है, और डिवाइड बाय ए। एरिया मतलब कौन सा एरिया लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, तो एल ऊपर चले जाएगा। तो यहां से एफ बाय ए का वैल्यू क्या आएगा? यहां से एफ बाय ए जो स्ट्रेस है, एफ बाय ए, उसका वैल्यू आ जाएगा वाई डेल्टा एल बाय एल, है ना? तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? वाई इंटू डेल्टा एल की जगह क्या लिख सकता हूं? एल अल्फा डेल्टा टी बाय एल। एल से एल क्या होगा? कट जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस ये हो जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आई बच्चों बात? ठीक, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर? अब और सोचिए, और कौन कौन सी चीजें चेंज हो जाएंगी थर्मल एक्सपेंशन के कारण? डायमेंशन चेंज हो रहा है। डायमेंशन पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़े हैं, थोड़ा याद करो। डेंसिटी क्या चेंज होगी? डेंसिटी। और अभी अभी पढ़े हैं रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज चेंज होगी बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लिखो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, मैं इसलिए आप लोग को ये सारी चीज ये सब चीजें इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि टेम्परेचर चेंज होने से डायमेंशन चेंज होता है। डायमेंशन चेंज, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज होगा? डायमेंशन। और डायमेंशन चेंज होने से जो भी चीज चेंज होती है वो होगी। जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया एक्सिस के अराउंड। पहले सपोज ऑब्जेक्ट सिकुड़ा हुआ था, रेडियस कम था, अब वही मास क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जो पॉइंट मासेस है वो दूर दूर चले गए, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना चाहिए, या जो भी होगा अपने को क्या पता, अपन देखेंगे कि बढ़ेगा कि कम होगा। क्लियर? चलिए, तो चेंज इन लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब सपोज आपके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है रिजिड। क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट आई कैसे लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। तो पढ़े अपन, इसको बोल दो आई जीरो। क्या बोल दो बच्चों? आई जीरो। आई जीरो बराबर क्या होगा? डीएम आर स्क्वायर। अब ये आर क्या रहता है? एक्सिस से दूरी। आर यही पढ़े थे। तो मेरे बात समझो, टेम्परेचर टी एट टेम्परेचर टी, ऐसे लिखते हैं, पूरा पूरा लिखते हैं एट टेम्परेचर टी। ये आर था लेंथ। अगर मैं क्या करूंगा? एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, क्या ये आर आर ही रहेगा? ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर होगा। और डेल्टा आर क्या होगा? आर अल्फा डेल्टा टी, जो भी इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा। तो क्या होगा? आर अल्फा डेल्टा टी। हर दो पॉइंट के बीच का दूरी बढ़ जाता है, तो ये हो गया। तो आर कॉमन ले लो, क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया आर डैश, नया आर। तो अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? आई डैश डीएम, डीएम आर डैश का स्क्वायर, यही होगा आर डैश का स्क्वायर। तो आई डैश बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसको लिखते हैं, ये क्या होगा? आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो आई डैश बराबर होगा डीएम आर स्क्वायर, और इधर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये टर्म क्या लग रहा है? आई जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्लियर? का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब अगर अल्फा बहुत छोटा है, यही लेना है फॉर्मूला, अगर अल्फा छोटा होगा तो, अल्फा छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 से बहुत
छोटा, तो 1 प्लस एक्स वाले में हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो क्या लगेगा, आई डैश बराबर आई जीरो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर देखो टेम्परेचर बढ़ा है तो डेल्टा टी क्या आएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा टी पॉजिटिव आया तो लेंथ यानी एक्सपेंशन होगा। डेल्टा टी पॉजिटिव तो ये वाला टर्म 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो लिख लो भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो आई कम हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, पक्का, लेकिन टाइम हो गया, 9:30 हो गया, थोड़ा देर और, ये बस एरियल एक्सपेंशन और वो बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट है ना, फिर वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो वगैरह अपन कल डिस्कस करेंगे। पहले उससे रिलेटेड पहले सवाल बना लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फिर ये लिख लो भाई, दो जो अभी क्या बनाया था, लीनियर एक्सपेंशन बनाया था, अब मैं बता देता हूँ क्या, एरियल एक्सपेंशन और वो। तो लिखो दूसरा, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो सपोज अपने पास एक सॉलिड है, सॉलिड मानना है ना ये, यानी अंदर भी भरा हुआ है। ठीक, अब सपोज इसका जो लेंथ है वो L दिया हुआ है और इसका जो विड्थ है वो B दिया हुआ है। तो एरिया कैसे लिखोगे, L इंटू बी, ये लिखोगे। अब मान के चलो इसका जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, क्लियर है बात। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये क्या है, एट टेम्परेचर T। आपने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, T प्लस डेल्टा टी। तो ये वाला डायग्राम क्या होगा, पिंच करके जूम, लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा। तो क्या ये ऐसा दिखेगा, लेंथ बढ़ गया और ब्रेथ भी बढ़ गया, है ना। बी क्या हो गया, बी डैश, सॉरी ये एल था, ये क्या हो गया एल डैश, और ये क्या हो गया बी डैश। तो एरिया भी बढ़ गया। सपोज जो नया एरिया आया है वो कितना आ गया, ए डैश, कब, एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे। तो देखो क्या बच्चे लोग, मैं लिख सकता हूं ए डैश को एल डैश इंटू बी डैश लिख सकता हूं। क्या मैं ए डैश को लिख सकता हूं एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं। ये एल इंटू बी को एल बी कर दिया और इधर आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये एल बी को क्या लिखा, पुराना एरिया ए, एल इंटू बी क्या था, पुराना एरिया ए। अब अगर 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 अल्फा बहुत छोटा है 10 का पावर -4 5 में, तो ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, और ये 1 से बहुत छोटा है तो क्या लगा देंगे, बाइनोमियल। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो 2 अल्फा है ना बच्चों, उसके जगह मैं लिख देता हूं बीटा। तो ए डैश बराबर होगा ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर जो बीटा है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ये बी को सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, या एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो अगर क्वेश्चन में लीनियर दिया है तो बी बीटा निकालने के लिए ट्वाइस कर देना। अब ऐसी वॉल्यूमेट्रिक वाला बनाऊंगा तो देखना उसमें 3 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। क्योंकि देखो लेंथ बढ़ता था तो ऐसा था ना,
एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आता था। अब एरिया बढ़ रहा है तो क्या रहा है, ए ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और बीटा की जगह क्या है 2 अल्फा, कंपेयर करें तो बीटा बराबर 2 अल्फा। ठीक है, तो ये बीटा को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये भी क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन, क्योंकि एरिया एरिया तो कट जाएगा, बाकी तो डायमेंशन है। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लिखो लास्ट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब भाई 2 डायमेंशन की जगह कितने डायमेंशन होंगे, 3, 1 2 और 3। ठीक, अब इसमें लेंथ है L, विड्थ है B और हाइट है H। अगर आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये थर्मली क्या होगा, एक्सपेंड, लेंथ भी बढ़ जाएगा और विड्थ भी बढ़ जाएगा, है ना, हाइट भी बढ़ जाएगी, लेंथ भी बढ़ जाएगा और विड्थ भी बढ़ जाएगी। शेप चेंज होगा ना, बस पिंच करके जूम कर दीजिए। सपोज नया लेंथ हो गया L डैश, नया ब्रेड्थ हो गया B डैश और नया हाइट हो गया H डैश, तीनों लीनियर डायमेंशन बढ़ गए। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, L B H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये कब है, एट टेम्परेचर T। तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T नया वॉल्यूम क्या होगा, L डैश B डैश H डैश। तो B डैश को क्या लिख सकता हूं बच्चों, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, B 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, H 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इसको लिख सकता हूं एल बी एच 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ये वी डैश आया, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो वी डैश बराबर क्या हो गया, वी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। छोटा है तो क्या लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा क्या होगा 3 अल्फा। गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, 3 अल्फा, क्योंकि बाइनोमियल लगाओगे तो 3 पावर यहां आ जाएगा, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, तो 3 अल्फा की जगह क्या रख दिया बच्चों, गामा। तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक, ये बच्चों सॉलिड के लिए है ना, गैस और लिक्विड के लिए ऐसा नहीं कि अल्फा बराबर ऐसा होगा। गैस तो वॉल्यूम में रहता है 3D, गैस का गामा ही रहेगा, गैस का अल्फा और बीटा नहीं रहेगा। अरे बात समझ में, गैस का क्या रहेगा सीधा गामा, लिक्विड का भी सीधा क्या रहेगा गामा। हाँ, ये सॉलिड के लिए आप अल्फा दिया है तो उससे बीटा और गामा निकाल सकते हो, है ना, फॉर सॉलिड ओनली ऐसा लिख लेना है, नहीं तो बोलोगे बाद में बता ही नहीं सर। ठीक है, फॉर सॉलिड ओनली। ओके, समझ में आया बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर। चलिए अब अपन क्या करेंगे, हैं सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सवाल। मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये पार्ट काट दूंगा, नहीं काट भी दूंगा तो ये थंबनेल के लिए ठीक है, चलो सर बोले हंसते रहना है थंबनेल में।